हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बीबीकर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। आप ये मान के चले कि इस चैप्टर से एक सवाल पक्का पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग में, चाहे शॉर्ट में, चाहे वेरी शॉर्ट में, चाहे बहुविकल्पीय में। तो आपका अगर लॉन्ग पूछ लेता है 10 नंबर आपका इस चैप्टर से फिक्स होने वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करूंगा ताकि जो है आपका लघु उत्तरीय, अति लघु, बहुविकल्पीय सब जो है कवर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम चैप्टर का नाम है जो है पे शिक्षा शास्त्री डॉक्टर एनी बेसेंट। इनके बारे में अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कितने तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैं साथ साथ में दोस्तों आपको याद भी कराऊँगा कैसे आप समझ के याद कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जो है अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। उस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो एनी बेसेंट जो थे, इनका शैक्षिक पे, शिक्षा पे क्या विचार था उसके बारे में बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है आपसे, निम्नलिखित प्रसंगों पर डॉक्टर एनी बेसेंट के विचारों का विवेचना कीजिए। मतलब ये कि डॉक्टर जो एनी बेसेंट थे, इनके जो विचार हैं शिक्षा के ऊपर, इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या विचार दिए हैं इसके बारे में जो है बताना है। तो निम्नलिखित जो बिंदु है आपके सामने उसके बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा के बारे में पूछ सकता है आपसे, पाठ्यक्रम के बारे में पूछ सकता है कि जो है एनी बेसेंट के माध्यम से देखा जाए तो उनकी शिक्षा का क्या उद्देश्य था, शिक्षण विधियाँ क्या थी, पाठ्यक्रम कैसा था। तो ये इनके बारे में, इनके विचारों को समझना है। अथवा करके सवाल पूछ सकता है, एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं एनी बेसेंट कौन थी, इनके बारे में समझते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जिन महान शिक्षा शास्त्रियों ने अपना महान योगदान दिया है, उनमें से जो है श्रीमती एनी बेसेंट का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब दोस्तों, अगर बात ये कहा जाए कि भारतीय शिक्षा में जो है, अगर हम जो महान शिक्षा शास्त्री हैं उनमें महान में से देखा जाए तो यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो है एक प्रकार से भारत के जो है शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और उनका विशेष योगदान बड़ा उल्लेखनीय है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से भारतीय नहीं थी। तो इनका जन्म जो है भारत में तो नहीं हुआ था, लेकिन अपना जीवन जो है यहाँ पे उन्होंने बिताया था। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था देख लेते हैं आगे। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। आपने गाना सुना होगा, लंदन से लाएंगे, ठीक है, लंदन से लाएंगे। तो आप उसके आगे पूरा सेंटेंस आगे पीछे बना लीजिए कि लंदन से लाएंगे। भोजपुरी गाना आप सुने होंगे। तो इंग्लैंड की राजधानी यानी ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है भारत की वो निवासी बन गई, मतलब भारत में आके पूरा जो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब यहाँ से 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये कि एनी बेसेंट का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और जो है कब हुआ था? 1847 में हुआ था। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे 100 साल का अंतराल है, ठीक है, 100 साल का अंतराल है। तो यहाँ पे 1947 और 1847 है। इसके बाद आपसे बहुविकल्पीय में, अति लघु में सवाल पूछ सकता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वाराणसी में है। जो BHU के जो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BHU कहा जाता है, उसी का जो है एक तरह से सेंटर है, ठीक है, जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसके बाद दोस्तों इनके जो है एनी बेसेंट के द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि शिक्षा के विकास का एक प्रक्रिया है। इन्हें जो शिक्षा है वो विकास का क्या है? प्रोसेस है, एज ए प्रक्रिया है। अगर आपको मैं इतना बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको विकास करना है, ठीक है, आपको विकास करना है, तो विकास करने के लिए आपको काम करना होगा। काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर आपका विकास होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको जो है अपने शारीरिक और मानसिक का विकास करना है, विकास का मतलब यहाँ पे कैसा विकास? शारीरिक और मानसिक विकास अगर करना है तो आपको जो है शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और विकास तभी होगा जब आपके पास शिक्षा होगी। तो शिक्षा जो है वो विकास की क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तभी जो है आप उस विकास को पा सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगा।
इनका मतलब यही है। ठीक है, आगे देखिए, अतः शिक्षा के द्वारा बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास होना चाहिए। मतलब ये है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में जो अंतर्निहित है, जो बालक है उस बालक में जो अंतर्निहित गुण हैं, जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो उस व्यक्ति के, उस बालक के अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज़ है उसको जो है विकास करना। वो कैसे होगा? जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तब हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात ध्यान में रखना है। पहला, अगर आपको विकास करना है तो विकास करने के लिए आज आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और अगर आपको पूरा का पूरा जो है अपने शक्तियों का विकास करना है, जिन आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसको विकास करने के लिए आपको जो है शिक्षा ग्रहण करनी होगी। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं। इन्हीं बेसेंट का विचार था, इन्हीं उनका मानना था, उनका थॉट था, उनकी जो है वक्तव्य थे, इन्हें उन्होंने जो कहा था ये विचार होता है। ठीक है, विचार था कि शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास होता है, देख लीजिए कैसा विकास होता है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब ये होता है कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है शिक्षा के माध्यम से आपका विकास होता है। इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान सीखता रहता है और वही जो सीखना उसका है वही शिक्षा है, और वही शिक्षा के माध्यम से वो क्या करता है? विकास करता है। तो इसमें वही कहा गया है कि शिक्षा वह शक्ति है, शिक्षा क्या? एक शक्ति है, और उस शक्ति के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, इन्हीं बेसेंट के अनुसार और उन्होंने 2 लाइन कहा है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक के जीवन में उपयोग सिद्ध हो। देखिए, शिक्षा बहुत लोग ग्रहण करते हैं। एक लोग होते हैं पढ़ते हैं, क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन वो ध्यान से पढ़ लेते हैं और उनको अच्छा खासा जो है याद हो जाता है, तैयार हो जाता है, और अच्छी खासी जो है नंबर भी मिल जाती है। तो इसीलिए आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। आप असली शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं, और असली शिक्षा वही ग्रहण कर सकता है जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, जो कुछ नए मुकाम को हासिल करना चाहता है। वो उन्होंने कहा भी है कि वास्तविक शिक्षा यानी वही शिक्षा असली होती है जो जीवन में उपयोगी होता है। ऐसे नहीं कि जो है फर्जी काम के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर लें, तो वो शिक्षा नहीं है। और जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता होती है। अगर कभी भी कोई समस्या आपको आती है कहीं भी किसी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए अगर आपके पास शिक्षा है तो उसके माध्यम से आप जो है उस प्रॉब्लम की जो है समाधान कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है। यही एनी बेसेंट ने कहा है, यही इनका विचार है शिक्षा के ऊपर। इन्होंने जो कहा है वो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझाया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब देखते हैं आगे इनके और क्या शिक्षा के ऊपर विचार थे। अब सवाल यह है कि एनी बेसेंट के द्वारा देखा जाए, उनके विचार के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक वेक ऑफ इंडिया में शिक्षा के निम्नलिखित 4 उद्देश्य बताए हैं। तो अब देखिए एक सवाल यहाँ से और बन सकता है, वेक ऑफ इंडिया जो है ये किसने किसकी पुस्तक है, ये किसकी रचना है? तो बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट का है। ठीक है, आगे इनके उद्देश्य क्या है? 4 उद्देश्य बताया गया है। तो देखिए, शिक्षा इंसान क्यों ग्रहण करता है? देखिए, शारीरिक विकास हो। कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए ग्रहण करता है कि उसका क्या हो? शारीरिक विकास हो। जब उसका शारीरिक विकास होगा तो शिक्षा जरूर ग्रहण करेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपके बौद्धिक विकास। उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितना विकास हो रहा है, ये शिक्षा के माध्यम से ही पता चल सकता है। इसीलिए शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, जो भी सीखते हैं अपने जीवन में, उसका एक ना उद्देश्य होता है, और वही उद्देश्य जो है उनके शारीरिक और मानसिक का विकास करता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आराम से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर बालक जो है शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मानसिक विकास होता है और उसका बौद्धिक विकास भी दोनों होता है। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भावात्मक विकास। भावात्मक विकास का मतलब क्या? जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कुछ भावनाएं होती हैं, उस व्यक्ति के कुछ आदर्श होते हैं, उस व्यक्ति के कुछ जो है वक्तव्य होते हैं, कुछ उसके वचन होते हैं, कुछ चाहता है इंसान। ठीक है, तो उसकी जो भी भावनाएं हैं
हैं, जो बनना चाहता है, जो उसके अंदर इच्छा है, वो जो करना चाहता है वो तभी कर सकता है जब उसके पास शिक्षा होगा। ठीक है, तो भावात्मक विकास का मतलब क्या, जो उसके अंदर भावनाएं हैं, जो विचार है, जो उसका लक्ष्य है, जो बनना चाहता है, जो भी आपका टारगेट है वो आप टारगेट तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी। ठीक है, आगे देखते हैं आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास मतलब होता है कि आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना आध्यात्मिक विकास है। आप शिक्षा ग्रहण करिए, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप ये समझिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इस सृष्टि का रचनाकार कौन है। तो जब आप इस आध्यात्मिक से जुड़ी ये शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो तभी समझ सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया है, कोई रट्टा मार नहीं है। अगर इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे तभी जो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका शिक्षण विधियाँ। एनी बेसेंट के द्वारा देखा जाए शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, उस विधियों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण विधियां का मतलब क्या, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल के माध्यम से क्या हो गया, ऑनलाइन भी एक शिक्षण पद्धति हो गई। ठीक है, ऑनलाइन क्या हो गया, एक शिक्षण विधियाँ हो गई, एक शिक्षण पद्धति हो गई। आप जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका वो जो है स्कूल का जो है शिक्षण विधि हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से जो है एनिमेशन के द्वारा देखा जाए तो कितनी जो है शिक्षण विधियां हैं, कितने प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं टीचर, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए शिक्षण विधियां में मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या एनिमेशन के द्वारा बनाई गई थी। क्रिया विधि द्वारा देखिए पहला पॉइंट क्या है, क्रिया विधि। क्रिया विधि का मतलब क्या होता है, क्रिया मतलब क्या होता है, काम। क्रिया मतलब काम। जब हम कोई काम करते हैं तो क्या हम उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। तो सीखना का मतलब क्या होता है, शिक्षा ही तो होता है। अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ के कुछ सीख रहे हैं तो इसको सीखना ही तो शिक्षा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी A to Z कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम से आप कुछ सीखते हैं तो सीखना वो आपकी क्रिया विधि कहलाती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। व्याख्यान विधि देखिए, जैसे मैंने क्रिया विधि का क्या बताया, आपको व्याख्या करके बताया। ठीक है, मैंने इसका व्याख्या करके बताया कि क्रिया विधि क्या होती है। तो मैंने आपको जब व्याख्या करके बताया तो आपने सीखा कि नहीं सीखा, बिल्कुल सीखा होगा। ऐसी ही व्याख्यान विधि होता है। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्वाध्याय लिखा है, जब मैं स्वाध्याय का व्याख्या करूँ कि स्वाध्याय क्या मतलब होता है, इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो जब उसको मैं पूरा व्याख्या करूँगा तो क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। जैसे मान लो जब हम जो है हिंदी पढ़ते हैं या फिर हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो इसकी उसका जो पूरा व्याख्या करनी होती है, ठीक है, पूरा बताना होता है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो जब उसका व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान विधि हम कुछ सीखते हैं, और सीखना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा में क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि एक भी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए स्वाध्याय। क्या स्व मतलब खुद से हम पढ़ सकें, स्वाध्याय करके मतलब हम खुद से पढ़ के सीख सकते हैं। क्या हम खुद से पढ़ के सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक कि IAS-PCS जो है क्वालिफाई किए हैं स्वाध्याय करके, लोग खुद से पढ़कर, खुद से सेल्फ स्टडी करके। और आपके जानकारी के मुताबिक बता दूं कि सेल्फ स्टडी में इतनी पावर होती है कि आप घर बैठे 90+ आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों गारंटी की, अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में बहुत बड़ी पावर होती है। कैसे पावर होती है मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूं। जैसे आप देख लीजिए, जब आप खुद से कोई काम करते हैं तो आपका उसमें दिमाग लगता है। ठीक है, आपका शारीरिक विकास मतलब शारीरिक आपका शरीर भी लगता है और आपका दिमाग भी लगेगा। ठीक है, दोनों तरह से लगता है। इसका मतलब यही, जब आप दोनों तरह से काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे नया। ठीक है, जब नया सीखोगे तो कैसे सीखे, जब आप खुद किए ना तब ना, जब आप स्वयं किए तभी तो स्वयं यानी स्वाध्याय आप खुद करेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके माध्यम से जो है आप आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो स्वाध्याय भी एक शिक्षा की विधि है। आगे देखिए निरीक्षण विधि। निरीक्षण मतलब क्या होता है, जांच करना होता है। क्या होता है, जांच करना होता है। जब कोई भी व्यक्ति निरीक्षण करता है, जांच करता है कहीं पे, तो क्या करता है, पता लगाता है वहाँ पे। जैसे मान लो कि कहीं पे बाढ़ आया है,
ठीक है, बाढ़ आया है किसी गांव में, वहाँ पे बाढ़ जो नियंत्रण होते हैं, जो आपदा प्रबंधन वाले होते हैं, वो आते हैं, बाढ़ का निरीक्षण करने आते हैं, इन्हीं जांच करने आते हैं कि किसका जो है धान डूब गया है, किसका जो है किसके खेत में बाढ़ आया है, किसका फसल बर्बाद हुआ है। तो जो ये जो फसल बर्बाद हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है बाढ़ से, तो उसका निरीक्षण करते हैं, जाँच करते हैं, और फिर इसके बाद पता चलता है कि भैया देखो ये ऐसी समस्या है, इनकी समस्या ये है। तो कैसे पता चला? जब जाँच हुई तभी तो पता चला। तो क्या जांच से हम निरीक्षण करके सीख नहीं सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, और जो सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से समझ के 2-4 लाइन लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। मेन आपका हेडिंग चेक करता है एग्जामिनर, तो हेडिंग को मेन फोकस करेंगे। इसके बाद निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन का होता है निर्देश देना, गाइड करना। जैसे आपको कोई निर्देश दे रहा है, कोई जो गाइड कर रहा है, तो निर्देशन के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, रास्ता भूल गए हो, आपसे आपने किसी से पूछा, तो आपको क्या करेगा? भैया देखो ऐसे जाओ, वहाँ पर रास्ता मुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद एक मोड़ और आएगा, वहाँ से मुड़ के फिर आपको सीधे जाना है। ठीक है, तो अगर आपको जो बताया है वो क्या किया है? आपको निर्देश दिया है, आपको गाइड किया है, आपको बताया है, तो निर्देश करने से आप सीखे कि नहीं सीखे? बिल्कुल सीखे। तो सीखे मतलब शिक्षा ग्रहण किए। तो निर्देशन विधि क्या शिक्षण विधि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। ठीक है, आगे देखिए, प्रयोगात्मक। क्या प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? आपका प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल से भी लोग सीखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाई का या शिक्षा का एक हिस्सा होता है और उससे लोग सीखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है, 6 पॉइंट हैं, बहुत आसान शब्दों मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा, और अच्छे तरीके से जो आप इसे अच्छे से लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये पूरा का पूरा अच्छे से जो है आप इसे तैयार कर लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।